हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो हम इसमें बात कर रहे थे डेवलप रिसोर्सेज एंड आपका डेवलपमेंट की। तो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर में आपका डेवलपमेंट किसको कहते हैं, रिसोर्सेज है क्या, किस बेसिस के आधार पर हम रिसोर्सेज को देखते हैं, जैव अजैव क्या है, नवीकरणीय अनावीकरणीय क्या है, और कैसे हम इनको ऑनरशिप के बेसिस पर इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि बच्चों आप इनको घर जाकर एक बार जरूर देखिएगा और हो सके तो इनको महत्वपूर्ण मानिए और इन पर गौर करिए। ठीक है, इन सब चीजों को आप देख लीजिए। तो ये मैंने कहा था कि एक बार घर से पढ़ के आइए, कोई डाउट किसी का रहेगा तो हम ले लेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। प्राकृतिक और मानवीय दोनों को हम देख रहे हैं। ठीक है, इनके देखने के साथ हमने देखा क्रियाकलाप को पढ़ा और हमने फिर देख लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस सतत पोषणीय जो विकास है वो किसको कहते हैं और सतत पोषणीय विकास क्या माना जाता है, इसी की बात हमने थोड़ी सी कर ली थी। ठीक, अब इसमें आगे बढ़कर एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्राजील के शहर रियो डी जनेरा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। कब? जून 1992 में। कितने देश थे? 100 देश थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको कंपटीशन वगैरह में या एग्जाम में ये देखने के लिए मिल जाता है कि रियो डी जनेरो वहां पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, या पूछ लेते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहां पर हुआ और क्या इसकी मेन थीम या पृष्ठभूमि थी। ठीक, सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरने वाली पर्यावरण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेता भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय सिद्धांत पर 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। किसको लगाया गया? एजेंडा 21। तो आपसे पूछ ले एजेंडा 21 क्या है तो क्लियर होना चाहिए। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वाधान के में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय स्तर पोषणीय विकास को हासिल करना और एक सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, परस्पर आवश्यकताओं की सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोग से निपटान एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रत्येक स्थानीय निकाय पे अपना एजेंडा 21 आपका तैयार किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी सम्मेलन क्या था? भूमंडलीय जलवायु और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र था। क्लियर है? और उसी के बाद एजेंडा 21 कहां से निकला? तो इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, रियो शहर से निकला है और यूएनसीईडी ने इसको बनाया है। और इसमें क्या था कि हमने ऐसे 21 मुद्दों को हमने गोल किया है और उन उद्देश्यों को हम लोग अपने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम इनका प्रयास करेंगे और उनको देखेंगे। ठीक है, देख लिया? चलिए, संसाधन नियोजन। संसाधनों का नियोजन, नियोजन का मतलब होता है रिसोर्सेज की हम लोग प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधन में बहुत अधिक विविधता है और यह महत्वपूर्ण है, यहाँ प्रदेश भी है जहां पर एक तरफ संसाधनों की प्रचुरता परंतु दूसरी तरफ संसाधनों की कमी। कुछ ऐसे प्रदेश होती है जो संसाधनों की उपलब्धता के
संदर्भ में आत्मनिर्भर की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन, सौर ऊर्जा संसाधन में बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी। लद्दाख में शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा है। प्रदेश में संस्कृति विरासत की धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित मत चीजें इसमें दिखाई देती है। ठीक, कैसा है कि जो संतुलित चीजें हैं, जो बैलेंस है, वो आपको दिखाई देगा। और कैसे जो प्रदेश, अब देखिए बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं, अगर आप उनको देखोगे उनमें कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इन राज्यों में क्या है कि खनिज और कोयले की प्रधानता है। ऐसे ही बताया कि जो आंध्र प्रदेश है वहां जल प्रधानता है। राजस्थान में आपका पवन और सौर ऊर्जा है, कई शीत मरुस्थल है। यानी कि किसी न किसी राज्य के पास एक विशेष यूनिक नेस बनाई हुई है, और जिसके कारण वो आप उसको देख सकते हैं और उसका कुछ न कुछ विरासत और धनी महत्व के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, प्रकार है। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाओ। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाया गया है और उसकी गुणवत्ता की मात्रात्मक अनुमान लगाया गया है। ठीक, और संसाधन विकास योजना पर लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा है। ठीक, और साधन विकास योजनाओं में आपका समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक, स्वाधीनता के बाद ही भारत में प्रथम नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से की गई है। कैसे की गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना से ये चीजें की गई है। तो आपने देख लिया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या महत्व। ठीक, इनको आपको देखना है कि इनमें ही पंचवर्षीय योजना में ही इनको लागू किया गया। समुदाय भागीदारी की पहचान, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय आपको आसपास में कौन सा संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, ये देखना और बात करना है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता के अति आवश्यक शर्त। प्रौद्योगिकी और संस्थान में आपका तर्क रूप से परिवर्तन का अभाव, संसाधनों की मात्रा में उपलब्धता से ही विकास की संभावना नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। कैसे हैं? आर्थिक रूप से आपका, क्या आप संसाधन संपन्न हैं परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, संसाधन ऋण आर्थिक रूप से प्रदेशों के नाम बताइए जो ऐसी परिस्थिति में है। कह रहे कि आप देख सकते हैं जो संसाधन संपन्न है परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, यानी कि उन राज्य में नेचुरल रिसोर्सेज तो काफी हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट देखोगे तो आपको पिछड़ा हुआ है। ठीक, और ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो परिस्थितियां आखिर है क्यों, उनके रीजन आपको थोड़ा बताने हैं कि ये आखिर ऐसी परिस्थितियां बनी हुई ही क्यों है, ये हमको इसमें देखना। ठीक है, नहीं ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रखी, देख लिया। चलिए, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है, कह रहे जो उपनिवेश का इतिहास है वो हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमण ने आकर्षण करते रहे हैं। उपनिवेश देशों के बाहर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का
शोषण किया है, अपने अधिपति स्थापित किए हैं। अतः संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन के लिए आपका विभिन्न चरणों में भारत के इन सब का अनुभव किया जाता है। भारत विकास के सामान्यतः संसाधन विकास के मुख्य संसाधन उपलब्ध पर ही आधारित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव में भी आपका योगदान करते हैं। क्या करते हैं? जो उनका ऐतिहासिक अनुदान है उसमें भी वो आपका योगदान करते हैं, और यही सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो औपनिवेशिक टाइम में क्या रहा था, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस थे, हम रिसोर्सेस संपन्न थे, तो ही तो आप देखेंगे कि विदेश के आक्रमणकारी भारत में आए, और इसलिए भारत को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया। नहीं तो दूसरे देश से लोग हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं आते? पूछने वाली बात है ना। तो ये लोग क्यों आए थे? आगे बढ़ जाए, चलिए। अब ये सब देखने के बाद आपने देख लिया क्यों आकर्षित हो रहे थे, क्या कारण था, कैसे कुछ रिसोर्सेज संपन्न स्टेट हैं, सब कुछ उनकी उपलब्धता के आधार पर देखा। अब हम अगर खर्च करने की बात ही करेंगे तो हम उनका संरक्षण कैसे कर पाएंगे, और हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनको कैसे देख पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे, ये सारी चीजों को करना, ये सारी चीजों को देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, संसाधन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आधारिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। कह रहे इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता के इन शब्दों से व्यक्त किए, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। ये संरक्षण के लिए कहा है कि हमारे पास इतना कुछ है कि हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम अपना पेट आसानी से भर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के जेब भरने की बात आए तो हम जेब नहीं भर सकते, इतना हमारे पास नहीं। तरह के लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति के जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के लिए विरुद्ध हैं, साथ ही बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के कैसे हैं? पक्षधर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीकों से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए। इसके लिए कौन आया था? 1968 में क्लब ऑफ रोम आया, और उसके बाद 1974 में क्या हुआ कि सुमेशर अपनी पुस्तक में स्माइल इज ब्यूटीफुल में विषय पर गांधी जी के दर्शन के बारे में एक बार फिर पुनर्वृत्ति की है, और 1978 में बूट्सलैंड आयोग की रिपोर्ट में, ध्यान दीजिए बूटलैंड रिपोर्ट होता है 1987 में है, और बताइए संसाधन संरक्षण के मूलधार योगदान है, उसकी रिपोर्ट दी है, और सतत पोषणीय विकास की संकल्पना दी है, संसाधन संरक्षण की वकालत की है, और यह रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर के शीर्षक के से पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में हमने इनको देखा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखने के लिए मिली। ठीक है, तो क्या प्रयास किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कौन कौन से क्लब इसमें बने, कौन कौन से संरक्षण के लिए चीजें आई, आप इनको इसमें देख सकते हैं। ठीक है, कैसा प्रयास किया गया था इनको प्रिजर्व करने के लिए। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे इसमें बेसिकली जो हमारे भू रिसोर्सेज हैं, भू संसाधन हैं, उन पर हम लोग आपका देखें।
हम भूमि पर रहते हैं, इस तरह अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। अतः भूमि बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रिया, परिवहन और संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमियों की विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि का विभिन्न प्रकार में भू आकृति है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। 43% पर भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पूरे भारत के 30% पर भूभाग पर विस्तृत कुछ बारहमासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और परिस्थितियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश के क्षेत्रफल में लगभग 27% का हिस्सा पठारीय क्षेत्र पर है। इस प्रदेश में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों की कैसी है, अपार संभावना आपको दिखाई देती है। ठीक, अब है भू उपयोग कि हम लैंड पैटर्न को कैसे यूज कर रहे हैं। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। भाई, अगर आप लैंड का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ तो हो, आपने सोचा होगा, कुछ तो उसका प्रयोग करोगे, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसका प्रयोग कर रहे हो, इसके विषय में हम लोग बताएंगे और देखेंगे। ठीक, पहला है वनों को हम प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि है, बंजर और कृषि आयोग, गैर कृषि पराजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग। तीसरा है प्रतिभूमि, अतिरिक्त अन्य कृषि आयोग और स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमियां। और कह रहे विभिन्न वृक्ष, फसल, उपवन के अधीन चीजों को गई गई। कृषि योग्य बंजर भूमियां, सोच अधिक, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। अब है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि मतलब जो खाली पड़ी हुई है, वर्तमान प्रति जहां एक कृषि वर्ष अथवा उससे कम वर्षा की खेती ना हो, उसे प्रति कहा गया है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतियां पुरान भूमि और पुरातन प्रतियां हैं, जहां 1 से 5 वर्ष तक खेती ना की गई। प्रति किसको कहते हैं, जहां पर 1 वर्ष या 1 से अधिक यानी कि मैक्सिमम 5 साल तक अगर कहीं पर कृषि नहीं की गई है तो भूमि क्या है वो, तो वो भूमि आपका प्रतिभूमि के अंतर्गत आ जाती है। किसमें आती है, प्रतिभूमि के अंतर्गत आती है। तो हम देख रहे थे लैंड यूज, कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, कहां कहां पर आप इसको देख सकते हैं। शुद्ध नवल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर भूमि, फसल उगाई कटाई जाती है। शुद्ध यानी कि नेट बोया गया क्षेत्र कहलाता है। कृषि एक बार में एक से अधिक बोए गए शुद्ध और नवल क्षेत्र में जोड़ा और फिर से फसल लागत कहलाता है। तो ये है फसल कृषि लागत को हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।